classifying and summarizing the business transactions. ये गेट लगाना. In money term, in money term, to find the final results of business. To find the final results of business. बेटा आज आपका फर्स्ट डे. ठीक है, एक डेफिनेशन नोट करिए कॉपी पेन ओपन करके. टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस. नोट करिएगा बेटा. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. Accounting is an art of recording, classifying, बिनाज में आगे बढ़ रहा हूं अभी बेटा, है ना, थोड़ा सा वेट करिए. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द business transactions. To find the final results of business. To find the final results of business. बेटे ये डेफिनेशन आपको बता रही है अकाउंटिंग क्या है और क्यों होता है. ठीक है. सबसे पहला वर्ड इस ट्रांजैक्शन, इस डेफिनेशन का है बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक ट्रेडर जो बिजनेस एक्टिविटीज करता है, मतलब वो गुड्स परचेस करता है, गुड्स सोल्ड करता है, कैश रिसीव करता है, कैश पे करता है, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है. बिजनेस में क्या लेन देन होते हैं, ठीक है ना. ट्रांजैक्शंस मतलब बिजनेस एक्टिविटीज. 3 स्टेप में काउंटिंग करते हैं. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को नोट कर लेना. एक बिजनेस में डेली जितने ट्रांजैक्शन है, ट्रेडर उन्हें कहीं नोट कर लेगा. क्यों नोट करेगा? डेली जितने ट्रांजैक्शन हुए उसके बेस पर पूरे ईयर में जितने ट्रांजैक्शन है वो सब के सब ईयर एंडिंग डेट के फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं. पूरे ईयर के कंप्लीट ट्रांजैक्शन से ईयर एंडिंग डेट का फाइनल अकाउंट बनता है. फाइनल अकाउंट बताता है रिजल्ट. एक भी ट्रांजैक्शन अगर फाइनल अकाउंट में नहीं आया तो फाइनल अकाउंट रॉन्ग हो जाएंगे, रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा. आपकी अकाउंटिंग का पर्पस खत्म हो गया, रिजल्ट गलत आ रहा है. ठीक है. इसलिए ट्रांजैक्शंस को याद रखना कंपल्सरी. और इतना बड़ा डेटा है, 1000, 2000, 5000 ट्रांजैक्शन, कि किसी भी पर्सन को ये ट्रांजैक्शन ओरली याद नहीं रह सकते. तो 2 बातें, ट्रांजैक्शन याद रखना कंपल्सरी है और ओरली याद रहना पॉसिबल नहीं है. तो उसका एक ही तरीका है, उस चीज को नोट कर लिया जाए. ठीक है. अब वो ट्रांजैक्शन जो नोट किए जाएंगे उसी फंक्शन को अकाउंटिंग ने टर्म किया रिकॉर्डिंग. और जिस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को अकाउंट ने नाम दिया है जर्नल. वो बुक है जर्नल. क्या होता है जर्नल का मीनिंग? जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली. जर्नल बिजनेस की पहली बुक है. सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में आता है. जर्नल प्राइमरी बुक है.
इस बुक में सभी ट्रांजैक्शन डेट के ऑर्डर में नोट कर लिए हैं। पूरे ईयर के ट्रांजैक्शन आप जर्नल में नोट करो, बट बेस्ट होगा डेट। 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, फिर 4 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल, ऐसे 31 मार्च तक के ट्रांजैक्शन। जर्नल में ट्रांजैक्शन नोट करने का पर्पस क्या है? ट्रांजैक्शन को मेमोराइज रखना, याद रखना। आपने ट्रांजैक्शन जर्नल में नोट कर लिए तो ट्रांजैक्शन आप भूलेंगे नहीं, याद रहे। ये पर्पस सॉल्व होता है हमारा, ये बुक होती है जर्नल। अब सेकंड स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वर्ड का मीनिंग बाद में समझ में आएगा, पहले दूसरी बात समझे। एक ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए उस ट्रेडर को अपने हर एक अकाउंट की इंडिविजुअल बैलेंस पोजीशन मालूम होना चाहिए। इंडिविजुअल बैलेंस पोजीशन का मतलब उसे ये मालूम होना चाहिए कि मैंने अभी तक कितनी वैल्यू का गुड्स परचेस कर लिया, परचेस का बैलेंस कितना, कितना सेल कर दिया, मीन सेल का बैलेंस कितना, कितना कैश है मेरे पास अभी इस समय है, मुझे किस पार्टी से कितना अमाउंट लेना है और किस पार्टी को कितना अमाउंट पे करना है। जब तक एक ट्रेडर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो बिजनेस कर ही नहीं सकता है। अब ये इंफॉर्मेशन जर्नल से नहीं मिलेगी। अब आपको एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें सारे अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन। कौन सी बुक होती है वो? बोलो। लेजर। अब लेजर वो बुक है, तो लेजर का मीनिंग, लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेट। लेजर बिजनेस की सेकेंडरी बुक है, इसमें सभी अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन हो जाते हैं। लेजर को सेकेंडरी बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जर्नल के बाद बनती है। ठीक है, सारे अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन हो जाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल है ऐसे, ट्रेडर ने लेजर में बना लिया परचेस अकाउंट, फिर बना लिया सेल अकाउंट, फिर बना लिया कैश अकाउंट, फिर बना लिया उसने पर्सन है कुछ लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। ठीक है, ये सारी लेजर। लेजर एक बुक होती है बेटा, 100 पेजेस की है, 200 पेजेस की है, 500 पेजेस की है। ठीक है, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन उतनी मोटी बुक। और ये 5 अकाउंट थोड़ा, ऐसे 100, 200, 500, 1000 अकाउंट बनते हैं। अपनी बात अपने को 5 अकाउंट में समझ में आ जाएगी, इसलिए 5 ही नाम लिखे। क्या किया ट्रेडर ने? लेजर में सारे अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन कर लिए। अब क्या करेगा वो? जर्नल के पहले पेज से लास्ट पेज तक अलग अलग पेजेस पर जहां परचेस लिखे हैं वो सारे परचेस इस परचेस अकाउंट में लिख देगा। जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अलग अलग पेजेस पर जहां सेल लिखे वो सेल अकाउंट में लिख देगा। कैश ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में, राम के ट्रांजेक्शन राम अकाउंट में, श्याम के ट्रांजेक्शन श्याम अकाउंट। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग है, लेजर में वो कंबाइन हो गए। सारे परचेस एक जगह परचेस अकाउंट में आ गए, सारे सेल एक जगह सेल अकाउंट में आ गए, कैश कैश अकाउंट में, राम के ट्रांजेक्शन राम अकाउंट में, श्याम के ट्रांजेक्शन श्याम अकाउंट। बेटा जी इसी प्रोसेस को अकाउंटिंग ने टर्म क्या? क्लासीफाइंग। सेपरेशन मींस क्लासिफिकेशन, अलग अलग कर लेना। अभी मैंने आपसे आके एक क्वेश्चन किया, कितने स्टूडेंट इनका आज फर्स्ट डे? आप 4-5 बच्चों के हाथ ऊंचे हुए। मतलब मैंने आपको क्लासिफाइड कर दिया कि ये कल से कंटिन्यू और ये आज नए हैं। ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन लेजर क्यों किया? सारे ट्रांजैक्शन परचेस अकाउंट में लिखने के बाद इस अकाउंट का बैलेंसिंग कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज बैलेंस। अभी डेबिट क्रेडिट का मीनिंग आ रहा है सामने नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये इस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। हर अकाउंट का बैलेंस उसकी नेट पोजीशन बताएगा। परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या बताएगा? परचेस अकाउंट के बैलेंस का क्या मीनिंग हुआ? इतनी वैल्यू का गुड्स परचेस कर लिया, परचेस का बैलेंस आया सपोज 3,60,000,
क्या मीनिंग निकल रहा है? अभी तक आपने अपनी शॉप में 3,60,000 रुपए का गुड्स परचेस कर लिया, ऐसा है। अकाउंट बनाना ही आता है तो हम क्लैरिकल लेवल तक क्यों बना रहे हैं, उससे जो चीज निकली उसका क्या मीनिंग है, ये समझेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले लेवल पर आएंगे। हर बैलेंस का अपना एक ऑन मीनिंग है। परचेस का बैलेंस ये बताता है कि इतनी वैल्यू का गुड्स परचेस कर लिया। सेल का बैलेंस आ रहा है सपोज 4,20,000, बताइए क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? हाँ, इतना सेल हो गया है, 4,20,000 का सेल अभी तक कर दिया है। कैश का बैलेंस आ रहा है 42,000, इसका क्या मीनिंग निकला? इतना कैश अभी हमारे पास है, ठीक है ना। ये पर्सन है, पर्सन का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, सपोज राम का डेबिट आ रहा है 3,000, क्या मीनिंग हुआ इसका? राम से 3,000 रुपया लेना है ना। किसी पर्सन का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्या निकल रहा है? उसको पेमेंट करना है, ठीक है। हर एक अकाउंट की इंडिविजुअल बैलेंस पोजीशन लेजर से आ जाती है। अकाउंटेंसी का यूज बिजनेस चलाने के लिए होता है, ठीक है ना। ये सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ये इनका अकाउंटिंग यूज है, ये बाद का यूज है। पहला इससे बिजनेस चलता है। आज राम आपकी दुकान पर आया, सपोज ये आप ही की शॉप की अकाउंटिंग है, राम आपकी शॉप पर आता है, वो आपसे पूछेगा मुझे कितना पेमेंट करना है बताओ। कहां से मालूम करोगे? लेजर से। लेजर में राम का अकाउंट निकालोगे, वहां बैलेंस आ रहा है 3,000, राम को बोलोगे हम आपसे 3,000 लेना है, राम 3,000 आपको पेमेंट कर देगा। यूज बिजनेस में ऐसे होता है लेजर, ठीक है। ये लेजर, इस प्रोसेस को नाम दिया क्लासिफिकेशन। बेटा कल हमने यहां तक पढ़ा था, मैंने वर्ड टू वर्ड रिवाइज कर दिया। जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे वो पूरी तरह से अपडेट हो। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, समराइजिंग। समरी वर्ड से समराइजिंग बन रहा है। समरी कहां पढ़ा है आपने ये वर्ड? याद करो, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा, किस रेफरेंस में पढ़ा वो भी याद करो। एक बड़ी स्टोरी होती थी 3-4 पेजेस की, हाँ। स्टोरी जब एंड होती थी तो ऑथर उसको एक पैराग्राफ में समरी कर देता। 4 पेजेस की स्टोरी एक पैराग्राफ में समराइज हो जाएगी। 100 पेजेस की नॉवेल 2 पेजेस में समराइज हो सकती है, यस और नो। बस यहाँ पर यही हो रहा है, आपने अपना लेजर बना लिया, ईयर एंडिंग डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, कल भी यही कहा था, अभी भी यही बोल रहा हूं मैं। 5 अकाउंट नहीं, ये तो सिर्फ मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए 5 नाम लिख रहा हूं, ऐसे 50-100 अकाउंट बने, ठीक है ना। पूरे ईयर ये अकाउंट बनाएंगे और ईयर एंड में बिल्कुल ऐसे ही बैलेंसिंग कर लेंगे जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको करके बताया, सारे बैलेंस, ठीक है। सपोज 100 अकाउंट है, 100 के 100 बैलेंसिंग कर लिए ईयर एंडिंग डेट पर। अब ईयर एंडिंग डेट पर आपको इन बैलेंसेस की चेकिंग करना है। कोई बताएगा चेकिंग कहाँ होती है? बोलो। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चेकिंग कहाँ होती है? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना। आपको ये बैलेंस करेक्ट है या रॉन्ग है ये चेक करना है, तो वो चेकिंग पॉइंट क्या है? ट्रायल बैलेंस। Trial balance is a statement which shows the mathematical accuracy of books. ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जो बुक्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which shows the mathematical accuracy of books। अभी आप इनके मीनिंग नोट नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि अभी अपन इनके चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। क्या बोल रहा है ये वो स्टेटमेंट है जो बुक्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। कैसे बताता है? अब ये ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है, पहले आप नेम ऑफ अकाउंट्स लिख लीजिए। हर अकाउंट का एक बैलेंस है, वो या तो डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस है। बिल्कुल मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें
तो मैथमेटिक्स में कोई नंबर पॉजिटिव होता है, कोई नंबर नेगेटिव होता है। वैसे अकाउंट का ये जितने भी 100 अकाउंट आपने बनाए, इनका किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब वन बाय वन सब नेम ऑफ अकाउंट लिख दो। परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, लोन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सारे जो एक्चुअल नाम है अकाउंट के वो लिख दिए। अब जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस से उनकी बैलेंस अमाउंट यहां लिख दो, जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस से उनकी बैलेंस अमाउंट आप यहां लिख दो। ठीक है ना, डेबिट बैलेंस आप एक साइड लिख दें, क्रेडिट बैलेंस अपोजिट साइड लिख दें। सारे बैलेंसेस लिखने के बाद अब आप इस डेबिट बैलेंस की टोटल लगाओ, इन सब की, इन क्रेडिट बैलेंसेस की टोटल लगाओ, और ये दोनों टोटल मैच कर रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ गए। क्या प्रूफ होगा? क्या प्रूफ होगा? सब करेक्ट है। ठीक है ना, अगर ये दोनों टोटल इक्वल आ गए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि अभी तक की सारी अकाउंटिंग करेक्ट है। और अगर ये टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो क्या प्रूफ होगा? कोई मिस्टेक। ये एक्यूरेसी चेक होती है ट्रायल बैलेंस से। ठीक है ना, आपकी एक्यूरेसी चेक हो गई। मोस्टली केसेस में टोटल इक्वली आता है, वेरीफाई हो गया। अब आप आगे की प्रोसेस पर बढ़ जाओ, सीधा सा फंडा है। बेटा जी अब समरी वर्ड कैसे यूज हुआ? बेटा जी ये ट्रायल बैलेंस को ही समरी कहते हैं। कहां से आए ये बैलेंसेस? ये बैलेंसेस कहां से आए? लेजर से आए ना। और लेजर कितना मोटा होता है? कितने पेजेस का बताया? 100, 200, 500, 1000 पेजेस का। ठीक है ना, 100 पेजेस का मिनिमम भी लेजर हुआ तो 100 पेजेस के लेजर की समरी एक पेज पर आ गई। ट्रायल बैलेंस एक पेज से ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना, देख लो आप, 100 पेजेस के लेजर की समरी वन सिंगल पेज में आ रही है। इसलिए अकाउंटेंसी ने समराइजिंग का मीनिंग ट्रायल बैलेंस से लगा। समझ में आई बात? तो बताओ रिकॉर्डिंग कहाँ की, किस बुक में की? जर्नल, क्लासिफिकेशन, लेजर, और समरी क्या है? ट्रायल। क्यों कर रहे हैं ये सारी अकाउंटिंग? डेफिनेशन का लास्ट पार्ट, अकाउंटिंग का उद्देश्य, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। अभी आप स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई करके एग्जाम देते हो, आपका रिजल्ट क्या होता है? अरे एक एकेडमिक एग्जाम का रिजल्ट क्या होता है? पास या फेल, यस और नो। ऐसी बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ट्रेडर ने पूरे ईयर बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस सफर किया, ये आपकी अकाउंटिंग बताती है। अकाउंटिंग का वो पार्ट जो बिजनेस को रिजल्ट बताएगा उसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। उसको अकाउंटेंसी ने टाइटल दिया है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आर दोस which are prepared the last date of financial year to find the results of business. फाइनल अकाउंट वो अकाउंट है जो ईयर एंडिंग डेट पर बनते हैं। इंडिया में ईयर एंडिंग डेट कब होता है? 31 मार्च। आप बिजनेस के लिए बात कर रहे हो, अकाउंटिंग की बात कर रहे हो। अकाउंटिंग में इस समय इंडिया में ईयर एंड होता है 31 मार्च। ठीक है, बस आने वाला है 31 मार्च, 12 दिन बाद, ये ईयर एंडिंग डेट। ठीक है, टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। क्या बताता है ये फाइनल अकाउंट? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब, बोलिए, आंसर दीजिए। कल बोला था ना, आंसर देने में हेजिटेट नहीं होना। प्रॉफिट और लॉस। एक ट्रेडर ने पूरे ईयर बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमाया है, ये उसको फाइनल अकाउंट से मालूम होता है, राइट है। और फाइनल अकाउंट से प्रॉफिट मालूम करने के साथ अकाउंटिंग एंड हो जाती है। जिस दिन आपका 12th का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट दिख जाएगा, उस दिन के बाद 12th को एंड मान लोगे? यस और नो? खत्म हो गया 12th, अभी नहीं हुआ। मे बी, मैंने आपके लिए बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए 12th खत्म इसलिए नहीं हुआ कि कई बच्चों को कंपार्टमेंट आ जाएगी,
कई बच्चे फेल हो जाएंगे, नहीं यार रिपीट करना पड़ेगा, है ना, इसलिए 12th एंड नहीं हुआ, बट जिस दिन रिजल्ट आ गया पास आउट स्टूडेंट के लिए 12th एंड हो गया, खत्म। बस ऐसी फाइनल रिजल्ट के साथ आपका पढ़ाई एंड हो जाती है, वैसे यहाँ पर फाइनल अकाउंट के साथ अकाउंटिंग एंड हो जाती है। क्या पढ़ाई एंड हो जाएगी क्या? बोलो, 12th एंड होगा या पढ़ाई एंड होगी? हाँ, पिछले 14 साल से यही हो रहा है, नर्सरी से यही हो रहा है, एक एग्जाम पास करते हो, रिजल्ट आ गया, फिर अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता जा रहा है। वही है अभी भी है अकाउंटिंग में, ये ईयर एंड हुआ है, इस ईयर की अकाउंटिंग एंड हुई है, अकाउंटिंग कभी एंड नहीं होती है, नेक्स्ट ईयर से फिर से यही अकाउंटिंग रीस्टार्ट हो जाएगी, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बंस, फिर फाइनल अकाउंट, ये अकाउंटिंग प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कब तक? जब तक बिजनेस चलेगा, इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, ये ऐसे ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। एक छोटा सा वर्ड आ रहा है बीच में, इन मनी टर्म, ये जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, ये पूरी अकाउंटिंग काय में होती है? मनी का मतलब इंडियन मनी क्या है? रुपीस। काय में होती है अकाउंटिंग? रुपीस में, ठीक है, पूरी अकाउंटिंग रुपीस में की जाती है, ठीक। ये पूरा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है बेटा, यही हमें पढ़ना होता है, ठीक। एक बार डेफिनेशन रिवाइज करें बिना देखे बोलना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस in money term to find the final results of business। जब पहली बार डेफिनेशन नोट की थी तो अजीब सी लग रही थी ना, यार ये क्या बताया सर ने, अब आपको खुद को डेफिनेशन ही याद होगी, ये पूरी अकाउंटिंग इतनी ही सेटिस्फैक्ट्री में चली और लॉजिकल और डीप में, कॉन्सेप्ट में। अब ये एक्चुअल अकाउंटिंग टर्म है, सब आपको क्लियर हो गई। रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, क्लासिफिकेशन लेजर है, समरी, ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ने के बाद माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, सर अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अकाउंटिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है, हर बिजनेस पूरे ईयर अकाउंटिंग करता है, पूरे ईयर, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। और जो बड़ा प्रोसेस होता है वो सिस्टम बेस्ड होता है, सिस्टम बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो वैसे अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है। अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंसी ने 2 सिस्टम दिए, बता सकता है कोई 2 सिस्टम कौन से? हाँ बोल, तू क्या बोलता है? इधर कोई? 2 सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आप दोनों का, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ठीक है ना। अकाउंटेंसी ने अकाउंटिंग करने के लिए 2 सिस्टम दिए, ठीक है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। नोट करिए आगे, देयर आर 2 systems of accounting। There are 2 systems of accounting। Number 1, single entry system। नंबर 2, डबल एंट्री सिस्टम। विनाश बिल्कुल सही आंसर है आपका। सिंगल एंट्री को अपन ने पोस्टपोन कर दिया, कब तक के लिए? अगले 1.5-2 महीने बाद के, ठीक है ना। आज तक मतलब इस सेशन से पहले पिछले 30 सालों से मैंने यही कहा, बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम आप इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ मीनिंग बता देता था। बट अब
वो चीज बदल गई। जो सीए इंटर में सिंगल एंट्री होता था वो फाउंडेशन में आ गया। तो हम फाइव सिंगल एंट्री को डिटेल पढ़ेंगे, हमारा पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। इसलिए अभी हम इसकी कोई बात नहीं करते, अपन इसको पोस्टपोन कर देते हैं 2 महीने बाद के लिए, ठीक है। फाइनल अकाउंट एनपीओ के बाद अगला चैप्टर हमारा यही है, छोड़ दो अभी आप इसको। अभी बात करना है डबल एंट्री सिस्टम। हर अकाउंटिंग की स्टार्टिंग, चाहे आप 11th से स्टार्ट करें चाहे आप सीए में स्टार्ट करें, डबल एंट्री से होती है, ठीक है। अकाउंटेंसी का वेल नोन सिस्टम, मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री यूज करने वाले 2-4% लोग, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी 96 से 98% ट्रेडर डबल एंट्री यूज करते हैं। डबल एंट्री की बात करें, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, फिर से टाइटल लगाओ डबल एंट्री सिस्टम, फिर से लिखो एक बार और डबल एंट्री सिस्टम, और डैश करके आगे डिटेल लिखो। हाँ जी, इन दिस सिस्टम, ये क्यों बंद करवा दे। इन दिस सिस्टम each transaction affects two side of two accounts, two side of two accounts, in which one account is to be debited in which one account is to be debited and another account is to be credited. ओके बेटा, चलिए इस डेफिनेशन को डिटेल में समझना है। पहले इस डेफिनेशन के दो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड को समझे। सोचो कितना स्ट्रेस दिया है मैंने, लिटरली यहीं से अकाउंटिंग बनती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, ठीक है ना, पर्सनली किसी को नहीं जानता, और मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला क्योंकि बरसों से यही चीज यहाँ क्लासरूम में दिख रही, पूरे सेशन में कोई भी बैच हो, बहुत अच्छे से समझिए। वो जो चीजें कहीं स्किप हो गई है स्टार्टिंग फेज में, और जिसकी वजह से आगे का अकाउंटिंग या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर रटकर पढ़ना पड़ रहा है, वो चीज आपसे हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, पहला साइड। In this system, each transaction affects two sides of two accounts. First word is side. कितने साइड होते हैं अकाउंट्स में? दो। विच टू? कौन से दो? डेबिट, क्रेडिट। ठीक है,
दो साइड में अकाउंटेंसी ने अपने आप को डिवाइड कर रखा है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है ना, ये सबको मालूम है, ये कोई नई बात नहीं। इनका मीनिंग क्या है? डेबिट मीन्स व्हाट? डेबिट का मतलब क्या? क्रेडिट का मतलब क्या? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एक रूल है बेटा। एग्जैक्ट डेबिट वर्ड का मीनिंग, ओके बेटा जी, दोनों वर्ड के मीनिंग को अच्छे से समझना, ठीक है ना। इसी पर पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। ये वो दो पिलर्स है जिन पर अकाउंटेंसी टिकी हुई है। पूरी लाइफ जब तक अकाउंटेंसी यूज करोगे डेबिट क्रेडिट यूज होगा, और इनका मीनिंग नहीं मालूम है तो फिर तो गलत बात हो गई। अब अपन आज इनका मीनिंग समझ लेते हैं। इनका मीनिंग समझने से पहले एक थॉट समझेंगे तो मीनिंग और जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। क्या? बिजनेस दो एक्शन पर बेस्ड है। बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ दो एक्शन होती। मैंने ट्रांजैक्शन नहीं बोला बेटा, मेरे वर्ड को ध्यान दो। मैंने एक्शन बोला है। ट्रांजैक्शन हजारों होते हैं, एक्शंस दो ही होती है। एक्शन दो कौन सी होती है? गिव एंड टेक। सोचो इस बारे में। बिजनेस में सिर्फ गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक के अलावा कुछ नहीं होता है। हिंदी में बोलते हैं उसको लेन देन। बोलो एग्री है आप मेरी बात से? बेटा जी बिजनेस में सिर्फ गिव एंड टेक होता है, लेन देन होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। गिव, गिविंग, और टेकिंग मीन्स रिसीविंग। यही दोनों एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इस डेबिट वर्ड का मीनिंग नोट करिए। डेबिट फॉलो द एस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग। डेबिट फॉलो द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग। अगला, क्रेडिट क्रेडिट follow the aspect of giving. Debit follow the aspects of receiving, credit follow the aspects of giving. बिजनेस में अगर कुछ रिसीव होगा, कुछ मिलेगा, कुछ आएगा, तब आप उस समय डेबिट साइड यूज करेंगे, डेबिट साइड पर उसको इफेक्ट करेंगे। बिजनेस से कुछ भी जाएगा, कुछ देंगे, कोई गिविंग एस्पेक्ट है, तो वो क्रेडिट होगा, उसको क्रेडिट में इफेक्ट करेंगे। बेटा जी बिजनेस में कुछ भी आया तो डेबिट, और बिजनेस से कुछ भी गया तो क्रेडिट। ये मीनिंग अच्छे से अपने माइंड में रखना है। 15 मिनट बाद हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल का। वो रूल इसी मीनिंग पर बेस्ड है, वो रूल कहीं से आसमान से उतर कर नहीं आए। अकाउंटेंसी सिर्फ एक थॉट पर बेस्ड है। क्या? कुछ आएगा मिलेगा तो डेबिट होगा, कुछ जाएगा कुछ देंगे तो क्रेडिट होगा। बस ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड का मीनिंग है ना। अब अगले वर्ड पर आते हैं, टू साइड ऑफ टू अकाउंट्स। अब अगला वर्ड आता है अकाउंट्स। बता सकते हैं कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? 3। कौन से 3? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। लिखिए आगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट।
सभी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इन चीजों को ध्यान से समझना, डाउट आए पूछ लेना, यही बेसिक नॉलेज है अकाउंटेंसी का। बेटा पर्सनल अकाउंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, पर्सन, कौन से अकाउंट, जो पर्सन से रिलेटेड। आप बिजनेस जितने लोगों के साथ करते हैं वे सारे लोग पर्सन, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। गुड्स किसको सोल्ड करते हो, माल किसको बेचते हो, पर्सन को। खरीदोगे किससे, पर्सन से। पर्सन को गुड्स सोल्ड करते हो, पर्सन से गुड्स परचेस करते हो। पर्सन से कैश रिसीव होता है, पर्सन को कैश पे होता है। यही पर्सन तो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, आपके बिजनेस से कनेक्ट जितने भी पर्सन है, राम श्याम, ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, बैंक। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है 11th का काफी बच्चों के माइंड में। बैंक रियल अकाउंट होता है कि पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि बैंक भी एक व्यक्ति है। ठीक है ना, पर्सन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। सुना है पहले, नेचुरल पर्सन आप और मैं, अपन अपने को नेचर ने क्रिएट किया, अपनी बॉडी है, अपने बॉडी पार्ट से। ठीक है ना, अपन नेचुरल पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और बैंक पर्सन है, लेकिन आपकी मेरी तरह से बॉडी नहीं है, बॉडी पार्ट्स नहीं है। सर भी पर्सन कैसे हो गए, पर्सन विच क्रिएटेड बाय लॉ और आर्टिफिशियल पर्सन। आपको और मेरे को प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने क्रिएट किया, अपन नेचुरल पर्सन है। उनको किसी लॉ ने क्रिएट किया है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनती है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, और वो पर्सन की तरह से काम करते हैं। काफी बच्चे होंगे पूरे इंडिया में जो अभी 12th की अपनी पढ़ाई खत्म करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। करोड़ों स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते 12th की, तो सारे के सारे पढ़ाई में कंटिन्यू थोड़ी रहते। कई सारे हजारों होंगे जो दुकान पर लग जाएंगे। तो आप एक दुकान चला सकते हो कि नहीं, आप बिजनेस करते हो कि नहीं। बेटा जी वैसे ही बिजनेस पार्टनरशिप करती है, कंपनी करती है, बैंक करती है। तो बैंक पर्सन माना गया है। ये चीज दिमाग से हटा देना कि बैंक रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। तो जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड है उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। नोट करिए इसको। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम, अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन partnership firm, company and bank are personal account. क्या लिखा है, अकाउंट दोज आर रिलेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन किसको कहते हैं, आपको मेरे को। मेरा नाम है, आपका नाम है, ऐसे 130 करोड़ लोग इंडिया की पॉपुलेशन, सबके अपने नाम है, ये इंडिविजुअल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म, अभी अपन पढ़ेंगे आगे पार्टनरशिप को, 12th में आपने अगर कॉमर्स स्टूडेंट है सबने पढ़ा है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करते हो पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है। कंपनी, हजारों लाखों लोग मिलकर जब बिजनेस करेंगे तो कंपनी बन जाएगा। बैंक जो मनी बिजनेस करता है, जो पैसा डिपॉजिट इनवाइट करता है, विड्रॉ की परमिशन देता है, वो बैंक भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ये सब पर्सन, ठीक है।
तो पहला अकाउंट हुआ पर्सनल अकाउंट, राइट। सेकंड, रियल अकाउंट्स। पहले आप बताइए क्या आएगा इसमें। बहुत बेसिक बात है बेटा, 11th-12th आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो ये चीज मालूम होना चाहिए आपको। क्या आता है रियल अकाउंट्स में? विनाश, क्या आता है रियल अकाउंट में? नहीं, एक्सपेंस नहीं आते। अरे पर्सनल अकाउंट में आ गए, ठीक है ना। कमोडिटी और एसेट्स, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, रियल अकाउंट में आ जाए। एक होता है व्यक्ति और एक होता है वस्तु। एक होता है पर्सन और एक होता है कमोडिटी। उन दोनों से मिलकर बिजनेस बनता है। हाँ, इस यही का एग्जांपल लो, ये क्लासरूम है। आपसे और मेरे से, आप स्टूडेंट में टीचर, आपसे और मेरे से मिलकर क्लासरूम बना ना। आप और मैं होते, बट ये हॉल नहीं होता, ये फर्नीचर नहीं होता, ठीक है ना, ये बिल्डिंग नहीं होती, ये फैन नहीं होता, तो क्या क्लासरूम हो जाता? क्लासरूम बना आपके मेरे के, आप और मेरे साथ साथ इस टेबल बेंचेस से, इस रूम से, इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से। तो आप और मैं तो हो गए पर्सन, और ये टेबल बेंचेस बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये क्या हो गया? कमोडिटीज, एसेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये कमोडिटी जितनी भी है, एसेट्स जितनी भी है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स काय में आती है? रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आ गए। और वस्तु और एसेट्स, यहाँ एसेट्स का मतलब जो कमोडिटी फॉर्म में, देखो एक होता है गुड्स और एक होता है एसेट्स, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बेचने के लिए जो खरीदा है वो क्या है? गुड्स। और यूज करने के लिए जो खरीदा है वो क्या है? एसेट्स। ये टेबल नहटा एकेडमी के लिए क्या है? एसेट्स है। और यही टेबल किसी फर्नीचर की दुकान पर रखी है तो ये क्या है? गुड्स है। एक कार आप खरीद कर लाए अपने घर में चलाने के लिए, वो कार आपके लिए एसेट्स है। लेकिन वही कार शोरूम वाले के लिए क्या है? गुड्स है, ठीक है ना। गुड्स और एसेट्स ये दोनों रियल अकाउंट में आते, नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आई बात? देखो बेटा, लाइबिलिटी नहीं आएगी, है ना, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को जब पढ़ेंगे ना, तो लाइबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट होती है। हाँ जी, लाइबिलिटी में बिल्स पेबल जो है वो आपका रियल में आ सकता है बस। अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम, अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम गुड्स एंड assets, goods and assets are real accounts, are real accounts. अब लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स। क्या आता है नॉमिनल अकाउंट्स में? इनकम एंड एक्सपेंस, और दो चीजें और आती है, प्रॉफिट एंड लॉस। 4 पॉइंट नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, बिल्कुल सही है। एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट
लॉस। आप बिजनेस चला रहे हो, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि आप एक बिजनेस चला रहे हो, बड़ा शोरूम है आपका, क्या सारा काम आप खुद कर लोगे? नहीं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बंदे अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक्सपेंस होता है बिजनेस, कई तरह के एक्सपेंस होते हैं, ऐसे इनकम भी होती है। आपने कुछ कहीं किसी को अपना पैसा उधार दे दिया, इंटरेस्ट मिला। सपोज आपकी अपनी बिल्डिंग है, किसी को किराए पर दे दी, रेंट मिला, तो बिजनेस में इनकम भी होती है। प्रॉफिट और लॉस दोनों, या दोनों में से कोई एक, वो तो होना ही है। अभी अपन ने आधे घंटे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा ना, पर्पस। तो अकाउंटिंग का पर्पस ये प्रॉफिट लॉस मालूम करने का, बिजनेस में होता ही है वो। ये एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस, ये चारों किस कैटेगरी में आते हैं? नॉमिनल। राइट है? देखो इसको, अकाउंट्स those are related from expense, income, profit and losses are nominal accounts. तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं बेटा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है ना? पर्सनल अकाउंट में पर्सन आएंगे, रियल में गुड्स और एसेट्स आएगी, नॉमिनल में एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस आएगा। बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल बेसिक। ये बेसिक कोविड के बाद से पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका है, और इसी वजह से अकाउंटिंग डिस्टर्ब कर रहा है, और हमें पूरी तरह से इन चीजों को माइंड में रखना है। साइड दो हुए, डेबिट क्रेडिट, और अकाउंट तीन हुए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना? अब हम डबल एंट्री सिस्टम के पूरे कंप्लीट मीनिंग पर आएंगे। हम डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, उसमें दो चीजें पहले पढ़ी। सैलरी एक्सपेंस है बेटा, नॉमिनल में आएंगे। Each transaction affects two side of two accounts. हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को दो साइड पर इफेक्ट करता है। कितने अकाउंट है बेटा जी? तीन। तीन में से हर ट्रांजेक्शन में कोई दो अकाउंट इफेक्ट होंगे नेचर वाइज। पर्सनल रियल दो अकाउंट इफेक्ट हुए, या पर्सनल नॉमिनल दो अकाउंट इफेक्ट हुए, या रियल नॉमिनल दो अकाउंट इफेक्ट हुए। Each transaction affects two sides of two accounts, in which one account is to be debited and another account is to be credited. हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट दो साइड को इफेक्ट करेंगे। वो जो दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, उनमें से एक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और दूसरा अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को दो साइड पर इफेक्ट करेगा। अपन आगे रूल पढ़ रहे हो, रूल को अप्लाई करेंगे तो वहां से एक अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, एक अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। हमेशा एक अकाउंट डेबिट, एक क्रेडिट। थोड़ी देर के लिए मान लो डेबिट क्रेडिट जस्ट लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई, बराबर आ गया, बस यही होगा। ठीक है? तो हर समय डेबिट क्रेडिट इक्वल होता जाएगा, और एट द एंड आपकी अकाउंटिंग टैली हो जाती है। ये डबल एंट्री सिस्टम। हमें क्या करना है? हर ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, पहले ये आइडेंटिफाई करो। फिर ये वाला अकाउंट डेबिट होगा, ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा, ये ढंग से डिसाइड करो, लिख दो, हो गया काम खत्म आपका। ठीक है? ये डबल एंट्री सिस्टम। अब ध्यान से देखने पर एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है, सर ये डेफिनेशन कह रही है दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, उनमें से कोई एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? इसके लिए अकाउंटेंसी ने आपको तीन रूल्स दिए। अकाउंटेंसी ने आपको तीन रूल्स दिए। तीन अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन्हीं तीनों के तीन रूल।
पर्सनल कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, रियल कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, नॉमिनल कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। ये 3 रूल्स है, ये पढ़ना है हमें, नोट करिए इसको भी आप। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 golden rules of accounting. पर्सनल अकाउंट, कोई बताएगा रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? बोलो। बिल्कुल सही है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लिखिएगा उसको, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, अगर वो पर्सन गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका नेचर देखो, उस पर्सन का नेचर, मतलब वो कुछ भी चीज रिसीव कर रहा है या दे रहा, रिसीव कर रहा है दैट मीन्स वो रिसीवर है, अगर वो कुछ दे रहा है तो गिवर है। आंसर देना सब लोग मुझे इस एग्जांपल का। कैश पेड टू एक्स, कैश पेड टू राम। बताओ कौन है पर्सन यहां? राम। राम रिसीवर है या गिवर है? बोलना पड़ेगा, कोई नहीं सिखाएगा, ये अकाउंटिंग है ना, ये कॉमन सेंस है। आपने राम को कैश पे किया तो राम रिसीवर और गिवर, रिसीवर। अब राम रिसीवर है, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो राम रिसीवर है तो राम क्या हो जाएगा? डेबिट। ये राम डेबिट हो गया, सिंपल, ठीक है ना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सलीम। बताओ कौन है पर्सन? सलीम। सलीम रिसीवर या गिवर? हाँ, गिवर। सलीम से कैश मिल गया तो सलीम कौन हो गया? गिवर। गिवर हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये यहां पर सलीम को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तस्लीम आपने एंट्री बताई है, अभी अपन कंप्लीट एंट्री पर नहीं आ रहे हैं, आप ठीक बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो, ये रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट है। पाने वाला व्यक्ति डेबिट हो जाता है और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट हो जाता है, ठीक। अब रियल अकाउंट का रूल, सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Credit what goes out. क्या कहता है रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। ये जो व्हाट प्रीपोजिशन है कमोडिटी को इंडिकेट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा फॉलो करिए। डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा है, डेबिट हु कम्स इन नहीं लिखा है। हु पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, व्हाट कमोडिटी के लिए। मतलब क्या हुआ, जो कमोडिटी बिजनेस में आई उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो कमोडिटी बिजनेस से चली गई
उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी वस्तु बिजनेस में आई उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो वस्तु बिजनेस से चली गई उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। वस्तु के बारे में एक चीज समझना है, बिजनेस में आई या गई। फिर से दोनों एग्जांपल को देखो। कैश पेड टू राम, ये कैश वस्तु है, बताओ आई की गई? अजी गई, और गई तो क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देख लो, प्रीवियस रूल से राम डेबिट हुआ था, कैश क्रेडिट हो गया, डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई हो गया, है ना। कैश रिसीव फ्रॉम सलीम, बोलो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। अब रूल क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, वस्तु बिजनेस में आई तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, तो एक कैश बिजनेस में आया तो कैश क्या हो गया? डेबिट। राइट है। अब थर्ड एंड लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, GAINS। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, गेन्स के आगे ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट, गेन प्रॉफिट को ही बोलते हैं। क्या कह रहा है रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, आपके बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे। पैशंस रखना, धीरे धीरे नेम ऑफ एक्सपेंस और लॉस में कमांड हो जाएगा, अगर 11th का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो। एग्जांपल दो, एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? सैलरी, रेंट, आउटस्टैंडिंग नहीं होता है बेटा, सैलरी, रेंट, कमीशन, हाँ, वेजेस, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा। बेटा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग अलग चीज होती है, सिर्फ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लॉस, लॉस के एग्जांपल, लॉस बाय फायर होता है, बैड डेब्ट, हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल किया और पैसा बैड हो गया, डूब गया, बैड डेब्ट, ये लॉसेस है। तो एक्सपेंस और लॉस के अकाउंट क्या हो जाते हैं? डेबिट, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट। इनकम के एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिजर्व एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये सब बाद वाली टर्म्स है, अभी बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड आ गया तो ये इनकम बन जाएगी, ठीक है ना। पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट बेचा उस पर प्रॉफिट हो गया, गेन मतलब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एग्जांपल, ठीक है। एक्सपेंस और लॉस डेबिट हो जाते हैं, इनकम और गेन क्रेडिट होता है। गॉट इट? तो बेटा ये 3 रूल्स अच्छे से अपने को माइंड में रखना है, इनका यूज होगा जनरल, ठीक है। अब इसके बाद हम एक पढ़ेंगे मॉडर्न रूल, ये ट्रेडिशनल रूल है, और इसी के साथ मॉडर्न रूल को और कनेक्ट करेंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो अकाउंटिंग चलेगी वो कभी भी फेल नहीं होती, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। ओके बेटा, गुड डे।